हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, हेलियस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, एक फिर से युद्ध की टेंशन, लेकिन उस टेंशन के साथ बाजार का गिरने से इनकार, दोनों का कनेक्शन समझाएं सर। अच्छा, पहली चीज तो मैं जरा क्लैरिफाई हुआ, अजय बग्गा जी ने बोला ईरानियों ने टैंकर जला दिया। ईरान ने जलाया, ईरानियों ने नहीं। ईरानी बेचारे चुपचाप बैठे चाय पी रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने एकदम सही कहा। कहाँ है बग्गा साहब? बग्गा साहब से हम अनुरोध करेंगे, बग्गा साहब कृपया करके आप अपने शब्द वापस लें। बग्गा साहब 2 मिनट में हम बग्गा साहब से जोड़ रहे, मजा आएगा सर। हाँ बिल्कुल क्लेरिफिकेशन करवाते। लेकिन आइए बताइए सर, बाजार का अच्छा, कनेक्शन इस वक्त। बाजार का कनेक्शन। जी। तो मैं ये बता दूं कि एक्चुअली आई थिंक वो तंग आ गया, फटीग होता है ना, वो हो गया अभी बाजार में कि ये रोज का नया नया निकलता रहता है। लेकिन जैसे अजय बग्गा जी ने बोला कि प्रॉब्लम उस झड़प का तेल से था, और कुछ लेना देना नहीं था। और तेल जब तक कंट्रोल में है, कच्चा तेल का भाव जब तक कंट्रोल में है, तब तक आई डोंट थिंक मार्केट को कोई प्रॉब्लम है। और आपने देख भी लिया, हमारे क्वार्टरली नंबर जो मार्च के आए थे वो बहुत ही बेहतरीन नंबर थे। और उसको देख के आई थिंक थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया। और बाय द वे अनिल जी, आपको भी पता होगा, जून पहला महीना था जब इंडिया ने ना ही इमर्जिंग एशिया आउट परफॉर्म किया, बट पूरा इमर्जिंग मार्केट आउट परफॉर्म किया है और वर्ल्ड आउट परफॉर्म किया है। तो इसलिए थोड़ा आउट परफॉर्मेंस वापस आ गया, जो अर्ली डेज बोलते हैं जैसा है वैसा है। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट वापस आ रहा है इंडिया में। और जून के नंबर जो सबने राइट ऑफ करके रखे हुए हैं, अभी तक तो इतने खराब नंबर दिखे नहीं है। 12 अभी ट्रेंड सेट होगा। आई मीन पहले तो रिपोर्टिंग आईटी वालों की हुई है जिनके इतने बढ़िया नंबर नहीं है, वैसे भी एक्सपेक्टेड भी नहीं थे उसमें। लेकिन ट्रेंड सेट होगा ये वीकेंड पे, जब सारे बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, पांचों के पांचों, 4 बैंक बड़े वाले रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक तब जाके थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी कि ये क्वार्टर किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है। और जो एडवांस नंबर्स अभी तक जो कंपनियों ने डिक्लेयर किए हैं, सारी रिटेल की कंपनियां वगैरह जो हैं जिन्होंने डिक्लेयर किए, वो तो काफी अच्छे थे। और बैंकों के नंबर अच्छे थे, एडवांस नंबर्स। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर भी एक पॉजिटिव सरप्राइज ही देगा। और इसलिए हमें कोई चिंता नहीं हो रही है आज की तारीख में बाजार में। बिल्कुल ठीक बात है। बग्गा साहब जुड़ भी चुके हैं। बग्गा साहब, ईरानी साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। नहीं नहीं, बग्गा जी, मैं ये बोल रहा था कि वो टैंकर ईरानियों ने नहीं जलाया था, ईरान ने जलाया था। क्योंकि ईरानी तो बेचारे बैठ के आराम से चाय पी रहे थे अपनी। नहीं, आप हिंदुस्तानी ईरानी हैं दिलशद जी, आप तो हिंदुस्तानी हैं, आप ईरानी नहीं हैं। बिल्कुल। केवल नाम आपका ईरानी है, आप हिंदुस्तानी हैं। हो मतलब दिनशो सर की पॉपुलैरिटी देखो सर, कुछ नहीं करते फिर भी नाम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये है अब पूरा बाजार का मूल माहौल। बाजार अब थक चुका है, ऊब चुका है इन सारी खबरों को लेकर। लेकिन आइए, आपने रिजल्ट सीजन की भी बात की। शुरुआत जो हुई है स्पेशली आईटी कंपनियों की, कैसे देखते हैं सर आप? जी देखिए, आईटी का एक्चुअली कल आईबीएम के नंबर्स आए थे, और आपने देखा कि 22% गिर गया वो वहां पे। पर हमारे फिर भी अभी तक डटे हुए हैं, क्योंकि होप में यही है कि शायद इंडिया बच जाए। आईबीएम का जो कॉल था उसमें उनके जो सीईओ थे, उन्होंने क्लियरली बोलिया कि वीकनेस है सर्विसेज की वजह से, आईटी सर्विसेज की वजह से हार्डवेयर ठीक किया था। तो आप सोचिए कि हमारे तो बिल्कुल सर्विसेज वाले हैं, और हार्डवेयर तो हमारे पास है ही नहीं कोई। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक होप ट्रेड सा बना हुआ है, क्योंकि सब यही लगा के बैठे हैं कि शायद सर्विसेज की ज़्यादा उपयोग होगा एआई के चलते। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर जब ऐसा होता तो ये ऐसा कॉल आउट नहीं होता। और आपने दूसरे कॉग्निजेंट और एक्सेंचर के भी नंबर देखे होंगे, उन्होंने भी यही कॉल आउट किया है कि काफ़ी स्लो डाउन हो रहा है सर्विसेज में। इनफैक्ट एक्सेंचर का तो जो ग्रोथ जो भी आई, वो उनकी कंसल्टेंसी बिजनेस से आई थी, सर्विसेज से नहीं आई थी। इसलिए हमें कोई वो नहीं है, शंका नहीं है यहाँ पे कि आईटी शायद गिरे ना, लेकिन चलने का भी कोई उसे आसार नहीं है। क्योंकि अगर जो आप देखें कि अगर जो सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट, लो सिंगल डिजिट या मिड सिंगल डिजिट से एक्साइटमेंट बहुत कम आ सकती है, जबकि ऑलरेडी उनके जो वैल्यूएशंस हैं वो मिड टीन्स के आसपास तो पहुंच ही गए हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे बाहर रहे तो बेहतर रहेगा। तो ये है आईटी कंपनियों के नतीजों के लिहाज से पूरा का पूरा एक्शन। अब एक और ट्रिगर जो बाजारों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो है एफआईएस की बिकवाली का। क्या आपको कहीं संकेत मिल रहे हैं कि एफआईएस की बिकवाली धीमी कम पड़ने के आसार हैं, खरीदारी लौटने के आसार हैं? और साथ ही लोग कोरिलेशन भी बना रहे हैं कि अगर ताइवान कोरिया गिरे तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। क्या वो भी सोचना ठीक है?
एक्चुअली आप दोनों चले हुए हैं, ताइवान कोरिया दोनों मोटे चले हुए हैं, तो इसलिए वो तो क्या लॉजिक है नहीं। पर एनीवे हम तो यही बोल रहे हैं कि आप एक्चुअली अंडर परफॉर्मेंस हमारा जो दिख रहा है वो सिर्फ 3 स्टॉक की वजह से, अगर जो कोरिया और ताइवान से कंपेयर करें तो 3 स्टॉक को चलते अगर जो आपको डाइवर्सिफाई करना है किसी भी एफआई को, तो वहां पे इंडिया का बिल्कुल ही मतलब हमारा तो इंडेक्स टोटली डाइवर्सिफाइड है। कोई ऐसा इकलौता ऐसा स्टॉक नहीं है जो इतना बड़ा वेट कमांड करे जैसे सैमसंग और एक्स का है नहीं, 50% वेट है उन दोनों का उनके इंडेक्स में। टीएसएमसी का 60 के आसपास है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा तो हमारा कोई है नहीं। और दूसरा, अनिल जैसे मैंने बोला कि अगर जो आपको याद होगा जब हमारे दिसंबर के नंबर है, पहले तो सितंबर के भी नंबर अच्छे थे, सितंबर 25 के क्वार्टर के, फिर दिसंबर के भी जब अच्छे आए तब जाके एफआई थोड़ा वापस मुड़ा था इंडिया की तरफ। फरवरी के नंबर हमारे पॉजिटिव थे एफआई के, 35-36 हजार करोड़ कुछ आए थे शायद उस महीने में। लेकिन ये जब लड़ाई चालू हुई तो उसके चलते हमारा करेंसी जब गिरा तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक हुआ और तब निकले थे। पर जैसे ही मार्च के नंबर भी उनको ढंग के दिखे तो थोड़ा थोड़ा बिचवाली जो थी वो कम हो गई। और अभी तो थोड़ी आप देखते हैं कभी कभी दिन 2-3 दिन हमें पॉजिटिव नंबर भी दिखते हैं। और कल का नंबर जो नेगेटिव था वो एक्चुअली एक बड़ी सेलिंग थी जो एफपीआई की बायोकॉन की एक्चुअली। तो उसके चलते थोड़ा नेगेटिव नंबर था, नहीं तो इतना नंबर नेगेटिव नहीं था कल का। उल्टा पॉजिटिव शायद निकले। पर एनीवे तो अगर जो वो आप देखें तो मुझे लग रहा है कि आस्ते आस्ते करके आ रहे हैं। एटलीस्ट हम तो यही बोलते हैं कि आप बेचना ही बंद कर दीजिए, वही बहुत है हमारे लिए। बस। ठीक बात है। तो एफआईएस की बिकवाली का भी थोड़ा-सा प्रेशर तो कम हुआ है। अ, लेकिन क्या लगता है सर, करेंसी मार्केट में फिर से जो गिरावट हुई है क्रूड को देखकर, एक ज़माने में जब क्रूड $125 था तब हम 96 का लो बना के आए हैं। अभी तो क्रूड 85 है, फिर भी 96 के आस-पास आ गए हैं। क्या लगता है करेंसी मार्केट की कमज़ोरी थोड़ी चिंता की बात है या फिर ठीक है, एक्सेप्टेड है? जी, एक्चुअली जो करेंसी मार्केट की जो वीकनेस है, हम पहले ये सोच रहे थे कि ये जो एफसीएनआर बीस जो हमारे जो अलाउ किए हैं आरबीआई ने जोरों की जो रेस करने मतलब लीवे दिया है बैंक्स को लेवरेजिंग का वगैरह, तो उसमें हम सोच रहे थे काफी पैसा आ जाएगा। लेकिन आज की तारीख में इतना एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि जो हम तो बैंक्सों से बात कर रहे हैं तो ये हमें यही बोलते हैं कि हम मार्जिन इतना दे नहीं सकते हैं जितना हमने सोचा था। हम तो सोच रहे थे 14-15% निकल आएगा सब एफपीआईज का, सॉरी जो एनआरआईज का डिपॉजिट करने में। लेकिन आज की तारीख में 11-12 के ऊपर जा नहीं रहा है और वहां पे भी लेवरेजिंग करके हो रहा है। तो एक रिस्क तो है कि आप लेवरेज करके कर रहे हैं क्योंकि जो फॉरेन बैंक्स हैं उन्होंने यही समझा था कि इंडियन बैंक्स को इतना पैसा चाहिए होगा तो उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। सोफर करके एक होता है बेंचमार्क, उसके ऊपर वो लोग चार्ज करते थे 40-50 बेस पॉइंट, अभी कोई 80-90 कर दिए। तो इसलिए मार्जिन कम हो गए हमारे इंडियन बैंक्स के भी। मुझे क्या लग रहा है कि जैसे जैसे ये सितंबर की डेडलाइन आएगी और कैपेसिटी भरी नहीं जाएगी तब जाके शायद आपको दिखेगा कि एक आस्ते आस्ते करके जो रेट्स है वो कम होंगे और हमारे रिटर्न्स एनआरआईज के ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए शायद ये पोस्टपोन हो गया है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूपी। और जैसे आपने बराबर से बोला कि ये जैसे ही हमारा क्रूड ऊपर जाता है, कच्चा तेल ऊपर जाता है, करेंसी पे तो इम्पैक्ट आता ही आता है कि क्योंकि हम 5 मिलियन बैरल रोज के इंपोर्ट करते हैं तो $10 भी हमें 50 मिलियन भारी पड़ जाता है हमें रोज का ऐसा पे आउट करना। तो इसलिए शायद वो भी एक प्रेशर है। और दूसरा जैसे मैंने बोला कि एफसीएनआर भी इतने जोरों के नहीं आए जितना हम सोच रहे थे आएंगे। लेकिन मुझे कोई शंका नहीं है कि ये रुपया स्ट्रांग होगा लेकिन बैक एंडेड रहेगा मोर टुवर्ड सितंबर। अच्छा सर, ऐसे माहौल में कहाँ पैसे लगाने चाहिए? क्या कुछ पसंद है आपको भारतीय बाज़ारों में? जी देखिए अनिल जी, हम तो बड़े क्लियर हैं क्योंकि आप जैसे मैंने बोला कि दिसंबर के नंबर अच्छे आए थे, मार्च के भी नंबर अच्छे आए हैं। पर उनमें आप ब्रेकअप देखें, ओवरऑल नंबर तो आपको इतने बढ़िया नहीं दिखेंगे। दिसंबर में 18% ग्रोथ थी एनएसई 500 की और मार्च में ग्रोथ थी 15%। लेकिन आप अगर जो बीच में देखें मिड कैप और स्मॉल कैप, सबसे ज्यादा ग्रोथ उधर ही आ रही है। इतनी सारी कंपनियां और जो नए एफटीए डील्स वगैरह हो रही हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी ये मिड एंड स्मॉल कैप में ही आते हैं क्योंकि यही हमारे एक्सपोर्टर्स हैं छोटे छोटे जो इंडिया को इतना हेल्प आउट करते हैं। तो इसलिए हमें कोई शंका नहीं है कि ये जो ग्रोथ आपने देखी मार्च के क्वार्टर में या दिसंबर के और इवन सितंबर के क्वार्टर में, जबकि ग्रोथ बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, तो हमें लग रहा है मिड एंड स्मॉल कैप में ही आपको ग्रोथ दिखेगी। और बाय द वे एक और चीज मैं आप बता दूं आपके दर्शकों को कि जो एक्टिव एफपीआईज हैं, जो
फॉलो नहीं करते इंडेक्स को, पैसे वाले इंडेक्स फॉलो करते हैं, एक्टिव वाले खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं सिलेक्टिव स्टॉक सिलेक्ट करके। उन्होंने एक्चुअली आप देखिए सारे लार्ज कैप बेच के, मतलब काफी हद तक लार्ज कैप बेचे हैं और मिड और स्मॉल कैप में गए। और हम ये इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सारे मिड और स्मॉल कैप में एफपीआई का स्टेक बड़ा है और लार्ज कैप में घटा है, तो इट्स ऑब्वियस कि वो अभी रीएलोकेट कर रहे हैं जहां ग्रोथ है। उनको वैल्यूएशन की नहीं पड़ी है, उनको ग्रोथ की पड़ी है, और जहां ग्रोथ दिखता है वहां डाल देते हैं। लार्ज कैप सस्ते हैं पर उनमें ग्रोथ नहीं है, इसलिए वो उन्होंने वहां से निकाल के मिड एंड स्मॉल में डाला। तो हमें कोई शंका नहीं है कि ये सेगमेंट जो है वो आगे चल के बहुत बढ़िया करेगा। और इनफैक्ट ये जून क्वार्टर भी हमें ऐसे ही लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप का ही क्वार्टर होगा जहां पे आपको यहाँ ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। तो आपने बहुत बढ़िया कही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात की तरफ का इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर फाइनली मौके मिलेंगे। और हाल फिलहाल में हमने देखा है चाहे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट हो जो लाइफ हाई एक बार छू चुका है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखे जो कि 18-19 महीने की ऊंचाई पर है। बट थैंक यू सो मच दिनशॉ सर, आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।